हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री बुक्स की। क्या, कब, कहाँ और कैसे। मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये आपकी पहली क्लास है, इसलिए मैं बहुत सारी फंडामेंटल बात करते हुए इसमें चलेंगे। आप जानती होंगे कि एनसीईआरटी बुक्स वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए कितना फ़ायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? देखिए यहाँ पर कल क्या हुआ था, इसके लिए जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उस अखबार पढ़ सकते हैं या रेडियो सुन सकते हैं या टेलीविज़न देख सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति यानी उसे याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और शिकारियों के बारे में, पशुपालन के बारे में, खेती के बारे में, उस समय के शासकों के बारे में, वो किस तरह से शासन करते थे। व्यापारियों के बारे में, वो किस तरह से व्यापार करते थे। पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी हम लोग जानकारी पिछले समय के जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र एक पृष्ठ मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट यानी शिकार भी करते थे। देखिए मानचित्र 1 में हम लोग को नर्मदा नदी का पता लगाना है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ और ये आप नोट्स भी बनाते चलेगा। ये अच्छा एक पॉइंट है। कई लाख साल पहले यहाँ पर जो लोग बसे उनको आरंभिक लोगों में गिना जा रहा है और ये कुशल संग्राहक थे, यानी ये अच्छे से जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे कि कहाँ पर शिकार मिलेगा, किस तरह के पेड़ पौधे उन्हें मिलेंगे, क्योंकि वे भोजन में अपने जड़ों और फलों के उत्पादों का सेवन करते थे और उनको संग्रह करते थे। दैट मीन्स कि जमा करना, इकट्ठा करना, इसलिए इन्हें कुशल संग्राहक कहा गया। ये अच्छे संग्राहक थे जो अच्छे से इन सब चीज़ों से परिचित थे और जमा भी इकट्ठा करते थे और ये जानवरों को शिकार भी करते थे। ये रहा नर्मदा नदी, हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा मध्य भारत में नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ उत्तर पश्चिम में। एक सेकेंड।
उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरियों और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए मानचित्र देखते हैं। उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, ये रही उत्तर पश्चिम का इलाका, ये रहा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व, ये ऊपर साइड उत्तर, और ये रहा पूर्व साइड, तो उत्तर पूर्व में ये गारो की पहाड़ियां। ठीक है। आइए, तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां। मध्य भारत ये हिस्सा, विंध्य की पहाड़ियां। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो देखिए, सबसे पहले चावल कहां उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो देखिए, मानचित्र पे हमें सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। मैं कोई और कलर दे देता हूं, और यहाँ ये सबको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम चलते हैं मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पे। तो सिंधु नदी को देख सकते हैं इस फिगर में, ये रही सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदी कौन कौन से हैं? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, सतलुज और व्यास नदी। ये सब सहायक नदियां हो गई सिंधु नदी की, क्योंकि ये सारी नदियां सिंधु नदी पे मिल जा रही है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। तो इस सबसे पहले हम लोग गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता मानचित्र में देख लेते हैं। आप इस फिगर का, इस मानचित्र का आप प्रैक्टिस भी करना, ये बहुत अच्छा फिगर है। देखिए, ये रही गंगा नदी और ये रही सोन नदी, और ये यहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ देख रहे हैं यमुना नदी और चंबल नदी भी इसकी सहायक नदियां कहला सकती हैं। ये गंगा नदी में आके मिल रही है। ठीक है, अच्छा। और अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। देखिए, यहाँ पे ना एक लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं? उपमहाद्वीप, अगर आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें, जैसे अगर किसी द्वीप को या किसी बहुत बड़े भूमि के टुकड़े को अगर चारों तरफ महासागरों से घिरा होता है, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। लेकिन हमारे भारत देश को तीनों ओर से सागरों ने घेरा है। जैसे पश्चिम तरफ अरब सागर, पूर्व तरफ बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसलिए इस देश को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए उपमहाद्वीप कहा जाता है हमारे देश को। ओके, इसके अतिरिक्त
व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आप एक सेकंड वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, फिर मैं इसका आपको जवाब देता हूं। मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने पॉज करके सोच लिया होगा। मैं आपको बताता हूं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। जैसे अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए और पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। अब देखेंगे तो देखिए, जो हम लोग का भारत देश है ना, ये यहाँ से, ये उत्तर से लेके ये यहाँ तक पूरा हिमालय है, पहाड़ों से घिरा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। और ये वाला एरिया जो है गंगा नदी का एरिया, ये पूरी मैदानी एरिया है। और ये जो दक्षिण का है इसे दक्कन का पठार कहते हैं, ये पठारी एरिया है पूरा। ठीक है, तो हमारे देश में भारत देश में ये इसके भौगोलिक क्षेत्र ये है। ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर ही कि उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का आप पता लगा सकते हो, पता लगाओ कहा गया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी यूनानी और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए हम लोग मानचित्र फिर से देखते हैं। देखिए, ये रहा उत्तर पश्चिम का इलाका। अब इस तरफ भी सागर है, नीचे भी सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी भी सागर है। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय का। लोग जो आ सकते थे यहीं से आ सकते थे। तो यहाँ उत्तर पश्चिम में भरत नाम का कबीला हुआ करता था। तो जो लोग भी यहाँ से इंटर करते थे तो आते थे, तो उनको इन कबीलों का से होकर आना होता था या इनसे या तो फिर जंग लड़नी पड़ती थी। तो यहाँ पर इस वजह से इसे भरत का कबीला कहा गया और भरत के कबीले से इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों
अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। इसका एक फिगर भी दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथों से ताड़ के पत्रों में या भुर्ज नामक पेड़ के छाल के पत्रों में लिखी गई होती है, और इन्हें इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, और मेनू का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, इस सब से हम लोग को अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, जो उस समय ये सब पुस्तकों के रूप में लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए, अभिलेखों को धातु की या फिर पत्थरों पे उत्कीर्ण किया जाता था। मैंने इसमें हथौड़ा या छीनी से मारकर लिखा जाता था। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती थी? देखिए, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे, और हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियां प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो पुरानी वस्तुएं होती है, जो पुराने जमाने के मिलते हैं, इसे पुरातत्व कहा जाता है, और जहाँ से ये सभी वस्तुएं मिलती है उन्हें पूरा स्थल कहा जाता है, और जो इसका अध्ययन करते इन सब अवशेषों का, इस सब वस्तुओं का, इन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा कुछ सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जरा सोचिए आप इस बारे में। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? देखिए, पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़ों का उपयोग किया जाता था, जो समय के साथ साथ सड़ गल जाते थे। ओके, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार
प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों को जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा से बताया गया है कि जो आज का हम लोग जो वर्ष है 2000 कहने का मतलब है कि 2000 वर्ष कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद, मतलब कि ये जो 2021 चल रहा है इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह को जन्म लिए हुए 2021 साल बीत चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, यही है तिथियों का मतलब, क्योंकि इसमें ईसा मसीह का जन्म को एक निर्धारक मान लिया गया है। ठीक है, एक आरंभिक बिंदु, और इसी से हम लोग अभी जितने भी जो विश्व में जो कैलेंडर चल रहे हैं वो इन्हीं के मतलब डेट को, मतलब इनके जन्म की तिथि को ही आरंभिक बिंदु मानते हुए चल रहे हैं, और इस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से होता है। इसका देखिए बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, माने ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से, उदाहरण से समझाता हूं। जैसे यहाँ पर जैसे देखिए गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व हुआ, इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के 2500 वर्ष पूर्व। इसका मतलब है अगर आप 2500 को 2000 से घटा देते हैं तो आपको मिलेगा 500 वर्ष, यानी कि 5वीं शताब्दी। इस तरीके से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम लोग ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह
एनो डोमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, माने जन्म के वर्ष के बाद से होता है। ठीक है, एनो डोमनी का मतलब जैसे अभी 2021 चल रहा है तो ये ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल बीत चुके हैं, तो इसे एडी में लिखते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई लिखते हैं तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। जो हम लोग ग्रेगियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, वो अब सामान्य हो गया है। पूरा विश्व में यही चल रहा है, एशिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह यही चल रहा है, यूरोप में। तो इसलिए ये जो कैलेंडर है, इसलिए हम लोग इसमें आजकल सीई कॉमन एरा या बीसीई बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होने लगा है। अच्छा, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेटर दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हर वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग है। इस शेर का मतलब एल से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी है, जैसे कृषि का आरंभ 8000 साल पहले, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 साल पहले, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व पहले, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी, देखिए नर्मदा घाटी में हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले आरंभिक लोगों ने बसना शुरू करा था। ठीक है, तो और उन्होंने शिकार और संग्रहण किया था, तो यहाँ होगा इसका आखेट तथा संग्रहण। इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। इसका ये हो गया। मगध, मगध सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, तो कोई और कलर दे देता हूं। पहला सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, गारो की पहाड़ियां, याद कीजिए गारो की पहाड़ियां उत्तर पूर्व भारत में थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, आरंभिक कृषि हुआ था। याद आया आपको? गारो की पहाड़ियां, आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां के किनारे क्या सबसे पहले प्रथम नगर बसे थे। गंगा घाटी, गंगा घाटी का हो जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। देखिए, पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों का पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोदकर लिखना किया जाता था। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। जय हिंद।